ये रिश्ता लाने वाले लोग कैसे अजीब हैं। मेरी मम्मी ने उनके जाने के बाद सोचा था, वो सच ही तो कह रही थी। मुझे भी मेरा रिश्ता लेकर आने वाली औरत बहुत ही अजीबोगरीब लगी थी। मैंने उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मुझे लगा था कि मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगी तो वो शायद शादी के लिए मना कर देगी और दूसरे लोगों की तरह ही उठकर चली जाएगी। मगर मुझे और मेरी मम्मी को हैरानी हुई जब उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहने लगी कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी बच्ची के साथ पहले क्या हुआ था और क्या नहीं। अभी मुझे आपकी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है तो मैं उसे अपने बेटे की शादी ज़रूर कराऊंगी। मैंने उस औरत को जब ये कहा कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकूंगी तो मुझे लगा कि शायद वो भी उठकर चली जाएगी। मगर वो औरत तो फिर भी बैठी थी और कहने लगी कि मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं, हम भी बांझ लड़की ही ढूंढ रहे हैं। मेरी मम्मी ने हैरान होकर पूछा कि आपको बांझ लड़की क्यों चाहिए? तो वो झटपटाकर कहने लगी, दरअसल हमारे घर में बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। मेरा भी सिर्फ एक ही बेटा है और उसको भी बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए हम तो पहले से ही चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की हो जिसे बच्चे नहीं चाहिए या तो फिर वो बांझ हो। जब रिश्ता कराने वाली औरत ने आपकी बेटी के बारे में बताया था कि इसी वजह से इसका डिवोर्स हुआ था कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो मुझे लगा कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। तो मैं आपके घर रिश्ता लेकर आ गई। अब तो मुझे हर सूरत में हाँ ही चाहिए। मम्मी तो ये सुनकर इतनी खुश हो गई कि तुरंत हाँ कहने लगी थी, पर मैंने उन्हें इशारे से मना कर दिया तो मम्मी ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। अब उनके जाने के बाद मैं और मम्मी बातें कर रहे थे कि ये औरत कितनी अजीब थी। मैंने कहा कि मम्मी, मुझे तो शक हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। कौन सी ऐसी सास है जिसे पोता पोती का सुख नहीं चाहिए? आज तक कहीं ऐसा नहीं सुना कि सास को बांझ बहू की तलाश है। मम्मी कहने लगी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है, मगर तुम ये भी तो देखो ना कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं लेकर आता, मगर वो लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं तो हमें मना नहीं करना चाहिए। मैं बहुत कश्मकश में पड़ गई थी कि मैं अब इस रिश्ते को हाँ करूँ या ना। मेरे घर जो भी रिश्ता लेकर आता मैं उन सबको सच बता देती कि मैं बांझ हूँ, ताकि कल को कोई मुझे इल्ज़ाम ना दे। और अभी तक जितने रिश्ते भी आए थे वो इसी वजह से पलट गए कि उन्हें तो अपना वंशज आगे बढ़ाने के लिए बच्चे की तमन्ना होती थी। मगर ये औरत बहुत अजीब थी, अपने मुंह से कह रही थी कि उसे तो बांझ बहू ही चाहिए। मैंने काफ़ी दिन सोचकर मम्मी को हाँ कर दी। जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं कब तक यहाँ मम्मी पापा के सहारे पर पड़ी रहूंगी? कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी ही होगी, तो क्यों ना उसी से कर लूँ जिसको मेरे बारे में सब कुछ सच पता हो। मेरे होने वाली सास मुझसे इतनी खुश थी कि मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग करने लाती, और ये लोग थे भी काफ़ी अमीर। इन्हें ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, फिर उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, तो उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? ये सवाल मेरे दिल को बार बार परेशान कर रहा था। तो मैंने एक दिन अपने होने वाली सास से पूछ ही लिया, तो वो कहने लगी कि हाँ, हमें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, मगर जब मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा तो सोच लिया था कि जो भी हो तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। तो फिर मैंने किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरी शादी के दिन भी नज़दीक आ गए थे और मुझे इसीलिए सारे डर एक तरफ रखकर खुद को शादी के लिए तैयार कराना पड़ा। मुझे तो लगा था कि कितने अमीर लोग हैं तो शादी भी बहुत धूमधाम से कराएंगे, लेकिन मैं हैरान हो गई जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सास कहने लगी कि हम सिंपल लोग हैं और ज़्यादा धूम धड़ाका करना नहीं चाहते, इसीलिए कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मम्मी ने मुझे समझाया कि ज़्यादा शक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अमीर होने के बाद भी उनमें घमंड नहीं है। देखो ना, उन्होंने शादी पर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं कराया। आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है? मुझे भी एहसास होने लगा था कि शायद मैं ज़्यादा ही शक कर रही थी। मेरी सास सच में बहुत अच्छी थी। मुझे अपनी पिछली सास याद आने लगी, जिसने शादी के पहले ही दिन मुझे साफ साफ कड़े शब्दों में कह दिया था कि अगर मैंने 1 साल के अंदर अंदर उसे वारिस नहीं दिया तो वो मुझे इस घर में नहीं रखेगी। मुझे पहले ही दिन एहसास हो गया था कि मैं गलत लोगों के घर में आ गई हूँ, मगर मेरा अब नसीब यही था, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगी। शादी के 1 साल बाद जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो हर गुजरते दिन के साथ मेरी सास और मेरे पति का व्यवहार मुझसे बदतर होता जा रहा था और मैं चुपचाप ये सब सहने पर मजबूर थी। मैं वापस जाती तो अपने मम्मी पापा पर बोझ बन जाती, इसीलिए उनकी हरकतों को बर्दाश्त करती रही। मेरी शादी को 2 साल हो गए तो मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया कि मैंने अभी तक उसे बच्चा पैदा करके नहीं दिया। दूसरी तरफ मेरी सास ने भी मेरे पति के सामने मुझे ताने कसना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी सास मुझे चेकअप करवाने के लिए भी ले गई। तब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स निकलवाई और उन्हें देखकर कहा कि मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब तो मेरे पति और सास को और मौका मिल गया। वो दिन ब दिन मुझ पर जुल्म करते रहे।
यहाँ तक कि मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी के लिए लड़की देखने लगी। ये सब तो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। मेरे मम्मी पापा को इस सब से बहुत ही दुख हुआ। डिवोर्स के बाद वो लोग मुझे हर तरह से बदनाम कर रहे थे, इसीलिए 4 साल तक मुझे कोई रिश्ता नहीं आया। जो भी रिश्ता लेकर मेरे घर आता, कहीं ना कहीं से उन्हें खबर मिल जाती कि मुझे किस वजह से डिवोर्स मिला है, तो वो लोग वापस चले जाते। इसीलिए 3 साल तक बहुत कोशिश के बाद भी मेरी मम्मी को मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिला। और अचानक से 3 साल के बाद रिश्ते वाले ने इन लोगों के बारे में बताया और सब कुछ इतनी जल्दी निपट गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा दुल्हन बनकर अपने दूसरे ससुराल आ जाऊंगी। मैं तो डर रही थी कि न जाने ये लोग कैसे होंगे, लेकिन मेरी सास तो बहुत ही अच्छी थी। शायद शादी की शुरुआती दिनों में तो सभी ऐसा करती हैं और फिर बाद में उनका असली चेहरा पता चलता है। इसीलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे में आया। वो दिखने में बहुत अच्छा था। पूरी रात हमने बहुत बातें की। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था। मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे बाकी की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन अजीब बात थी कि मुझे सारी रात कमरे में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती रही। कभी मुझे ऐसा लगता था कि बाजू वाले कमरे से आवाज़ आ रही है और कभी मुझे यूँ लगता कि जैसे रोने की आवाज़ हमारे अपने ही कमरे से आ रही है। कई बार सोचा कि ऊपर लाइट जला लूँ और देख लूँ कि हमारे कमरे में कोई है या नहीं, लेकिन मैं डर के मारे चुपचाप सोई रही। सुबह मैं उठ के तैयार होने लगी तो मेरा झुमका बेड के नीचे गिर गया। मैं उसे ढूंढने के लिए नीचे झुकी तो मेरी नज़र अचानक वहाँ पड़े एक बच्चे के कपड़े पर पड़ी। मैं एकदम से डर गई कि मेरी सास के घर में तो बच्चा ही नहीं है, तो फिर ये बच्चे के कपड़े कहाँ से आए। बेड पर बैठकर मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे पति समीर कमरे में आए। मैंने उन्हें कपड़े दिखाकर पूछा कि ये किसके हैं, तो वो हड़बड़ा गए और कहा कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। शायद हमारी कोई काम वाली सफाई कर रही थी, तो हो सकता है कि वो अपने बच्चे के कपड़े यहीं पर रखकर भूल गई हो। मेरा पहला दिन था, इसलिए मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। शादी की दूसरी रात भी मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती और उसी वजह से मैं नींद से जाग जाती। मैं उठकर बाहर जाने लगी तो समीर ने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि हमारे घर की नौकरानी का बच्चा होगा, वो रात को यूं ही रोता रहता है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन जब 15-20 मिनट के बाद भी समीर कमरे में नहीं आए तो मुझे परेशानी हो गई कि वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उन्हें देखने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मुझे पास वाले कमरे से निकलते हुए दिखाई दिए। मुझे ज़रा हैरानी हुई कि उन्होंने अपने घर की नौकरानी को गेस्ट रूम के बजाय अपने घर के ही कमरे में रहने दिया। वो इतनी देर अंदर कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने पूछना चाहती थी, लेकिन मैं 2 दिन की दुल्हन थी। मेरा ये शक करना सही नहीं था, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। समीर कमरे में आते ही कहने लगा, हमारी कामवाली के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका हालचाल पूछने गया तो थोड़ी देर उस बच्चे के साथ बैठ गया। मैंने समीर को कहा कि मैं भी उस बच्चे का हाल पूछना चाहती हूँ, तो उसने मेरी बात टाल दी, ये कहकर कि अब तो बच्चा सो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नौकरानी को इन लोगों ने अपने घर में मेंबर जैसा कमरा दे रखा है। उसके पास जाने से भी मना कर रहे हैं। अब तो रोज़ ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती। जब तक समीर उठकर दूसरे कमरे में ना जाते तब तक वो बच्चा चुप ही नहीं होता था। ऐसा मैं पिछले कई दिनों से देख रही थी और अब तो मुझे शक होने लगा था। एक बार मैंने उस नौकरानी को अपने कमरे से बाहर निकलते देखा। वो एक ऐसी नौकरानी थी कि जिसे मैंने कभी घर का काम करते नहीं देखा था। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती और बाहर ही नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि मैंने तो अभी तक उसके बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा था। समीर से इस बारे में पूछा तो कहने लगी कि वो हमारे बहुत पुराने नौकरानी की बेटी है, इसीलिए हम उसे घर का सदस्य ही समझते हैं। कुछ दिनों में समीर का प्रमोशन हो गया और उनकी पोस्ट थाईलैंड हो गई। समीर अपने और मेरे वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह के सिलसिले में लगे हुए थे। मुझे लगा था शायद मेरी सास इस बात से खुश नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने भी हमें खुशी खुशी जाने के लिए परमिशन दे दी। एक दिन मैं खाना परोस रही थी तो वही नौकरानी वहाँ पर आ गई। मुझे कहने लगी कि साइड हो जाओ, मुझे अपने बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाना है। मैंने पीछे हटी तो वो अपने फीडर को धोने लगी और लगातार धोई जा रही थी। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा। कभी वो हंस रही थी और कभी वो रो रही थी। मैंने हमदर्दी से उसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। मुझे देखते हुए कहने लगी कि मोनिका, तुम आखिर 5 साल के बाद यहाँ आ ही गई, क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ। और इतना कहने के साथ ही वो मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। डर के मारे मेरी जोर से चीख निकल गई। तब मेरी सास भागती हुई आई और उसने मुझे उससे दूर किया और उसे अपने कमरे में छोड़ आई और मुझे कहने लगी कि बेटा, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैंने कहा, पर मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो आज उनसे पहली बार सामना हुआ है। मेरी सास घबरा गई और कहने लगी कि हो सकता है उसने हमारे मुंह से तुम्हारा नाम सुन लिया हो और इसीलिए उसे तुम्हारा नाम पता हो। न जाने क्यों, मगर मुझे शक हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ज़रूर समीर और मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रहे थे। वो लड़की सारा दिन मेरे बाजू वाले कमरे में रहती थी,
एक दिन मैंने समीर को अपनी सास से बात करते हुए सुना तो मैं कुछ उलझ कर रह गई। वो कह रहे थे कि आप उसे किसी नीचे वाले कमरे में शिफ्ट क्यों नहीं कर देती, सारी रात हम दोनों को उसकी वजह से परेशानी होती है। मेरी सास परेशान होकर बोली कि मैं क्या करूं, मैंने तो कई बार कोशिश की है मगर तुम जानते हो कि वो कितनी ढीठ है। वो उस कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जल्द से जल्द पासपोर्ट और वीज़ा मिल जाए और हम यहाँ से चले जाए, वरना अगर कुछ साल यहाँ रहे और यही सब चलता रहा तो मोनिका को शक होने में देर नहीं लगेगी। मैं हैरान हो गई, आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे थे। जाने यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था जिसे छुपाने के लिए वो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर ले जाना चाहते थे। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ भी हो वो उस बच्चे और उस लड़की की वजह से ही था। पहले तो ऐसा होता था कि रोज रात को उसके बेटे की रोने की आवाज आती थी, लेकिन उस दिन जब मैं दोपहर को सोने की कोशिश कर रही थी तभी मुझे उसके बेटे की रोने की आवाज आई तो मैं झुंझलाकर उठ गई। मेरा तो अभी तक उस कमरे में जाना नहीं हुआ था। समीर घर नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर उस लड़की को पूछती हूँ कि उसका बच्चा इतना रोता क्यों है और वो उसे चुप क्यों नहीं करवाती। जब उस कमरे का दरवाज़ा खुला और जैसे ही मैंने अंदर देखा तो अंदर का नज़ारा बातों से बयान करने जैसा नहीं था। कमरे में तो किसी बच्चे का नामो निशान नहीं था, तो फिर रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी। परेशान होकर इधर उधर देखा तो वो लड़की दूसरी तरफ नीचे ज़मीन पर बैठी नजर आई। उसके हाथ में एक टेडी बेयर था जिससे उस बच्चे की रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। ये सब क्या हो रहा था? अगर इस घर में कोई बच्चा नहीं था तो फिर समीर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? ऐसा क्यों कहते रहे कि वो इस नौकरानी का बेटा है जो रो रहा है और समीर रोज रात को इस बच्चे को चुप करवाने के बहाने यहाँ पर आते थे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं समीर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। इसीलिए जैसे ही रात को जब उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी तो उसको चुप करवाने का कहकर समीर कमरे से बाहर निकल गए। ठीक 5 मिनट बाद मैं बाहर गई और बाजू वाले कमरे का दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो लड़की रो रही थी और समीर उसके पास बैठा उसका हाथ पकड़कर उसे समझा रहा था। वो मुझे अपने सामने देखकर एकदम घबरा गए। मैंने चिल्लाकर पूछा कि ये सब क्या है, मुझे सच बताओ। सच नहीं बताया तो मैं अभी और इसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊंगी। समीर कहने लगे कि नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। ये मेरी दोस्त है रिया, मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करती थी मगर मैं सिर्फ इसे दोस्त मानता था, पर वो मुझसे शादी करना चाहती थी। एक दिन मैं और रिया हमारे दोस्त की शादी में गए थे, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और मैंने रिया से कहकर तुम्हारे घर का पता निकलवाने के लिए कहा ताकि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज सकूं। कुछ दिनों बाद रिया ने मुझसे झूठ कहा कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, इसीलिए मैं पीछे हट गया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि रिया ने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी पहली शादी नहीं हुई थी और तुम्हारी पहली शादी के पीछे भी रिया का ही हाथ था। रिया ने अपने घटिया रिश्तेदारों को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजा था। ये मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी और इसका मकसद कामयाब हुआ, क्योंकि फिर 2 साल बाद मैंने इससे शादी कर ली। फिर हमें एक प्यारा सा बेटा हुआ और मेरे बेटे की दिन ब दिन तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टरों को उसकी बीमारी की वजह समझ ही नहीं आ रही थी। वो सारी रात तड़पता और रोता रहता। रिया ने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और मुझे कहने लगी कि मैं जानती हूँ मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मैंने तुमसे शादी करने के लिए जादू का सहारा लिया था, अब वो पलट गया है और हमारे बच्चे की जान के पीछे पड़ा है और आखिरकार वो बेचारा इस दुनिया से चला ही गया। रिया ने तुम पर भी जादू किया था, इसीलिए तुम्हारा डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ था और मैंने रिया की इस हरकत की वजह से उसे डिवोर्स दे दिया। फिर मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दिया, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और तुम कभी माँ नहीं बन सकती। रिया की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। वो हमारे बच्चे की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनती रहती और माफ़ी मांगती रहती। इसीलिए मैं उसे यहाँ पर चुप करवा रहा था। मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मैंने ये सब तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम शादी करने से मना कर दो। जब सारी कहानी मेरे सामने आ गई तो मैंने भगवान का शुक्र किया कि मुझे इतना समझदार पति और जीवन साथी मिला है। समीर ने मेरे कहने पर रिया को माफ़ कर दिया और उसका इलाज भी शुरू करवा दिया ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।